यूसुफ सर, एक चीज जरा बताइए। जिस तरीके से एसआईआर की बात हुई, घुसपैठिए की बात हुई, वोट चोरी की बात हुई, आप सवाल एक तरफ आप सवाल जवाब करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपके सवाल लेंगे, और जब सवाल ले रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं देते हैं? दूसरा, जरा एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, ये जो मंच में सवाल लेने का सिस्टम ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने बना रखा है, इससे ये क्या बताते हैं? क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं कि वो मंच में 5 सवाल लेते हैं, लेकिन जवाब किसी एक आध का देते हैं अपनी सुविधानुसार, और फिर वो नेक्स्ट कर देते हैं। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को क्या ये सारे विषय कवर नहीं कर लेने चाहिए थे जब वो बिहार की धरती पर थे? उनके पास एक बड़ा मौका था कि ये पूरा क्लैरिटी के साथ बता देते। एसआईआर की जरूरत से लेकर के सब कुछ जो आरोप लग रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। जी राम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सही कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, पूरा नाम लिया कीजिए आप लोग। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो है वो मंच में सवाल इसीलिए लेते हैं कि बाकी सवालों को टाल जाएं और अपने मन माफिक जो सवाल है उसका जवाब वो दे के बच के निकल चले जाएं। ये समझ से बाहर है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी वो किस लिए थी, किस मकसद से की गई थी। आप 4 और 5 तारीख को वहां समय गुजार रहे हैं, कल आपने सारे राजनीतिक दलों से बातचीत की है। आपको आज हिंट देना चाहिए था कि हम डेट जो है वो ये टेंटेटिव डेट हो सकती है, अभी हम 1-2 दिन में दिल्ली जाकर इसको और फाइनलाइज करेंगे तब ऐलान करेंगे। आज जो उन्होंने बातें की हैं वो दरअसल एक लीपापोती है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की, जो तमाम आरोपों से घिरा है, जिसके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा है। हालांकि सबसे बड़ा वोट चोरी का इल्जाम या वोट चोर वो इनसे जो पहले के हैं मिस्टर राजीव कुमार, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और इसकी आड़ में राजीव कुमार का नाम छिप गया है। लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो राजीव कुमार हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, और ये सारा का सारा इन्होंने जो पंटाधार किया है दोनों ने मिलके, उसका नतीजा आज देश की जनता भुगत रही है। आप देखिए कि राहुल गांधी के आरोपों के बाद इन्होंने जितनी बयान दिए हैं, इन्होंने जितनी बातें की हैं मीडिया से या स्पेशल बाइट दी है, उसमें भी ये तमाम लिपापोती ही करते नजर आ रहे हैं। इनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। जैसे कि ढाका गांव का जो मामला आया था जिसमें 80,000 वोट पाए गए, साक्षात प्रमाण है वहां पर वोट चोरी का, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने मतलब उस सवाल को ही टाल दिया है। इनके पास ये भी जवाब नहीं है कि आखिर एसआईआर आपने जो करने का फैसला किया अचानक, उसकी वजह क्या है? कोई रीजन तो बताइए, आप कोई एक वाजिब रीजन बताइए। और आप नेता विपक्ष को जिस तरह से आपने अनर्गल आरोप लगाए थे, उसके बाद नेता विपक्ष ने आपसे उल्टा सवाल पूछ लिया, और आप आज भी दुम दबा के भाग निकले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि वहां आप गए थे तो किस मुंह से 2 दिन बाद लौट कर जाते और कहते कि साहब हमने ये तीर मारा वो तीर मारा। तो आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जिसे कहते हैं कि अनावश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिससे कोई नतीजा सामने नहीं आया, देश को कोई नई जानकारी नहीं मिली कि ये इन्होंने 2 दिन में जो तीर मारा है वो क्या मारा है। जेडीयू ने वहां कल एक सुझाव दिया था मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग में कि साहब एक चरण में चुनाव कराए जाए। उस पर भी राजनीतिक दलों को भी ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। यानी इनको जो होम मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री दफ्तर से जो बताया जाएगा कि इतने चरण में चुनाव होंगे, उतने चरण में ये घोषित कर देंगे। यानी इनका अपना कोई नजरिया नहीं है, इनका अपना कोई ज्ञानेश जी का ज्ञान नहीं है कोई, कि बिहार में आप 2 चरण में कराने जा रहे हैं कि 3 चरण में कराने जा रहे हैं। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था इनके पास। आज वो बता सकते थे, आज वो हिंट दे सकते थे, क्योंकि कल तमाम राजनीतिक दलों ने सलाह दिया कि साहब 1 चरण में कराइए। जेडीयू ने कहा 1 चरण में कराइए, कांग्रेस ने कहा कि आप 2 चरण में करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अपना मौन धारण किए रही और कुटिल मुस्कान के साथ उसके नेता भाग लेते रहे। उनको मालूम था कि उनके जो आका हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, और वो जो चाहेंगे वो जितने चरणों में चाहेंगे उतने चरणों में चुनाव हो जाएगा। तो कुल मिला के जो नाकारा चुनाव आयोग और नाकारा मुख्य चुनाव आयुक्त कहे जा रहे हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहने वालों के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। जी मैं राम प्रकाश सर एक चीज जी मेंशन करना चाहता हूँ। मैं दर्शकों को
अपने जो है अपडेट कर दूं, जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता से ये सवाल पूछा गया था कि सियासी दलों ने आपको सजेशन दिया है इलेक्शन एक फेज में 2 फेज में कराने की, किसी ने एक फेज में किसी ने, उसका जवाब जो ज्ञानेश गुप्ता ने दिया वो सुन लीजिए। बहुत सारे लोग वो बात कह रहे हैं जो यूसुफ सर ने कहा है अभी, उसका जवाब ज्ञानेश कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ST 2 ST 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। इस पे इसका जो जवाब था ज्ञानेश कुमार गुप्ता का, उनका ये था कि इलेक्शन एक फेज में होंगे, 2 फेज में होंगे या 3 फेज में होंगे, ये हम आपको बता देंगे। यानी इलेक्शन दरवाजे पे खड़ा है और आज तक अभी कोई प्लानिंग नहीं है कि कब करना है। उसकी वजह है, 1-2 चीजें मैं जल्दी से करके फिर वापस आता हूँ आपको। भाजपा ने अभी आज ही एक शुरुआत की है, धनंजय सर उसमें बाकी अपडेट कर देंगे, जो भी अगर कहीं मैं इनकरेक्ट होऊंगा। आज ही एक शुरुआत की है जिसमें वो अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क करने जा रहे हैं और उसकी डेट जो है वो 20 तारीख तक है। 20 अक्टूबर डिसाइड की गई है कि 20 अक्टूबर तक वो जनसंपर्क का कार्यक्रम वो करेंगे। उसका उन्होंने कुछ पर्टिकुलर नाम भी दिया है, जिसमें वो शायद संकल्प यात्रा है, भाजपा की संकल्प यात्रा है, जिसमें वो 1 करोड़ लोगों से संपर्क करके और संकल्प तय करेंगे, बिहार के मुद्दे तय करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल किए जाए। चलिए ठीक, 22 नवंबर को जिस विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें एक राजनीतिक दल आज 5 तारीख को बैठ करके ये घोषणा करता है कि हम 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक एक फलाना कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहानी नहीं कह देता है, जिसके वजह से ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ये बताना पड़ रहा है कि मैं बताऊंगा 1 फेज, 2 फेज की 3 फेज, यानी 3 फेज क्या 7 फेज भी हो सकते हैं। सजेशन आप रखे रहिए अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल रामप्रकाश जी, यही बातें हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेमानी थी, जिसका कोई मकसद नहीं था। मतलब आप किस लिए कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप नई सूचना देते हैं, नई जानकारियां देते हैं, आप बताते हैं कि किस तरह से आप शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे, आपके पास क्या योजना है। और जिस तरह से जो घुसपैठिए का सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए, धनंजय जी जैसा कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, बहुत साहब गो पत्रकार हैं वो, कि इस देश में घुसपैठिए किनको बताया जा रहा है, हम लोग सब जानते हैं। बार बार मैं उसको क्या दोहराऊं, क्योंकि हम भी उसमें एक पार्टी है। बताइए, हमारे बाप दादा परदादा अगर विदेश से आए भी थे तो हम तो अब इसी मिट्टी के होकर रह गए ना। आप हमें अभी भी घुसपैठिया बताएंगे तो ये देश कैसे चलेगा? आप 20% आबादी को घुसपैठिया करार देना चाहते हैं, ये कैसे संभव है? बरेली में आज जो हो रहा है, आप बरेली में आपका पुलिस कप्तान SSP ये कह रहा है कि मुद्दा पोस्टर नहीं है, आई लव मोहम्मद पोस्टर पर कोई भी बात नहीं है, मुद्दा यह है कि वहां इंक्रोचमेंट है, मुद्दा यह है कि वहां पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो भाई, अवैध कब्जा रोकने के लिए आपका नगर निगम है जिसमें आपका कब्जा है, बीजेपी का कब्जा है जिसपे आप अब तक क्या कर रहे थे? वही बात मोदी और नीतीश कुमार पर लागू होती है। पिछले 1 दशक से 10 साल से मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी 18 साल 7 महीने बतौर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। आपके पास क्या इससे पहले महिलाओं के लिए, युवकों के लिए कोई योजना नहीं थी जो आप इस टाइम पर, चुनाव के ऐन वक्त पर आप घोषित कर रहे हैं? तो बिहार के जनता का बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। जो उनको मूर्ख समझ रहे हैं ये नेता और ये जो रंगा बिल्ला और उनका चेला चपटा नीतीश कुमार, जो उनको मूर्ख समझ रहे हैं बिहार की जनता को, वो किस तरह जवाब देगी मैं नहीं जानता हूं। मैं कोई पंडित नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिस तरह से जेपी आंदोलन के दौरान बिहार की जनता ने एक रास्ता दिखाया था, आज वही वक्त आ गया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बहुत सफल रही, जिसमें तेजस्वी भी शामिल थे और वो दबाव बरकरार है अभी तक। उसका नतीजा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका नतीजा ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पिछले बयान है कि राहुल गांधी के दबाव में आकर उन्होंने तमाम चीजें बदली हैं, तमाम चीजों का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन अभी भी बिहार के जनता का इम्तिहान बाकी है और बिहार ने कभी निराश नहीं किया है। इसलिए जो घुसपैठिए हैं, ये जो घोषणाएं हैं,
इनके छलावे में आए बिना मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है वो जवाब देगी इसका। अभी मैं जो स्ट्रीट रिपोर्टिंग शुरू हुई है बिहार में, बहुत लाजवाब है कि छोटे छोटे यूट्यूबर जाते हैं, जनता से पूछते हैं कि भई आप बताइए इलेक्शन आने वाला, आपकी क्या राय है। तो उसमें जो रुझान दिख रहा है, मैं किसी दल का या किसी महागठबंधन या एनडीए का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो लोगों का रुझान है वो बता रहा है कि लोग चाहते हैं कि महागठबंधन सत्ता में लौटे। वो कितना कुछ कर पाएगा वो बात का विषय है। तमाम जो मुद्दे हैं वो बात के मुद्दे हैं। उसमें आप कितने परसेंट वोट किस समुदाय के लोगों को आप हिस्सेदारी देते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी मिलकर इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे कि जो किस समुदाय को कितनी हिस्सेदारी देनी है, किन लोगों को टिकटें देनी है, और बहुत बुद्धिमानी से टिकट बांटने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास कई सारे एलाय हैं। कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, सबकी आवाज एक जैसी होनी चाहिए। तो बिहार की जनता वेट कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं उसकी बुद्धिमानी का, उसकी जिसे कहते हैं ईमानदारी की जो परीक्षा है। बिहार के लोग, जो कर्मठ लोग हैं, जो पूरे देश को चला रहे हैं, देश के कोने कोने में जाकर बिहार को जिंदा कर रखा है उन्होंने, बिहार की ताकत को जिंदा कर रखा है, उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। और ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकवास थी आज, जिसपे कोई चर्चा करना बेकार की बात है। जी राम प्रकाश जी।